हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 5 से जो आपका सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंग्लिश मीडियम में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आप इतना करके जाते हो और अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें। एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारना है, यहाँ पे हम अपने पीडीएफ्स अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। और हमारी वेबसाइट भी है www.eklavyaSnatak.com, ठीक है। वहां पे भी आपको नोट्स मिलते रहेंगे थोड़े टाइम बाद। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट एमर्ज्ड, व्हाट वर इट्स मेन रीजंस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो ये आपका क्वेश्चन है कि उसके रीजन क्या थे, क्यों मतलब ये एमर्ज हुआ, ठीक है, कैसे एमर्ज हुआ जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, और इसके मेन मेन फीचर्स क्या हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अगर आपको याद हो तो आपने अभी इससे पहले जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे उसमें था एंशियंट एंड मिडाइवल, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो उसमें आपने एंशियंट और मिडाइवल का पढ़ा। आप आज जो पढ़ोगे वो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है, जो कि 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के बीच के जो थिंकर्स हुए हैं उनकी बातें हम पढ़ेंगे। तो ज्यादातर ये जो पॉलिटिकल थॉट था ये इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से रिलेटेड था। मेन रीजंस फॉर द एमरजेंस, क्यों मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट एमर्ज हुआ, इसके मेन रीजंस क्या थे। सबसे पहला है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो आपको पता है ब्रिटिशर्स का रूल काफी ज्यादा ऑप्रेसिव था, उनकी जो पॉलिसीज थी उनको कोई भी भाई पसंद नहीं करता था। और इंडियंस का यही था कि कैसे हम ये जो है फॉरेन जो डोमिनेशन है इसके लिए हम आगे खड़े हों, रेजिस्ट करें उनको, मतलब अपना गुस्सा दिखाएं। वेस्टर्न एजुकेशन, so the introduction of western education exposed Indians ideas like liberty, democracy and equality। हुआ क्या, जब इंडियन लोगों ने लिबर्टी, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी जैसे वेस्टर्न एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा तो उनका दिमाग थोड़ा और खुल गया भाई। और कुछ ऐसे ही इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़कर थिंकर हुए लाइक राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नारोजी। उन्होंने फिर इन आइडियाज को प्रैक्टिकली यूज करा और ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया। फिर है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। इसी टाइम पे आप अगर देखोगे द ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स थे जो कि सोशल रिफॉर्मर्स ने चलाए थे, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, राजा राम मोहन रॉय है। इन लोगों ने सोसाइटी में जो भी गलत प्रैक्टिसेस थी, जो भी गलत चीजें थी, उन सबको ठीक करने के लिए ये मूवमेंट्स चलाए थे। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिशर्स ने इंडिया की वेल्थ को पूरी तरीके से ड्रेन कर दिया था, ये तो हम सभी जानते हैं, जिससे चारों तरफ पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी हो गई थी। और इससे होता क्या है, लोगों के अंदर अब यही आइडिया ट्रिगर होने लगा था, किसी भी तरीके से हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, इकोनॉमिकली भी। तो ये सब थॉट्स डेवलप हो रहे थे। फिर है नेशनलिज्म, सो द ग्रोइंग सेंस ऑफ यूनिटी, लोगों के बीच में यूनिटी की एक वो फीलिंग जो है वो आने लगी थी और सभी चाहते थे कि मतलब कि पॉलिटिकल चेंज आए, इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट है इसको हम सभी सपोर्ट करें। तो सभी ने अपने अपने थॉट्स दिए। अब मैं आपको मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं, मेन मेन फीचर्स कि आखिर इस थॉट्स इस टाइम के थॉट्स में क्या क्या था। ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, तो इस टाइम के जो थिंकर हुए उन्होंने बोला हमें अपनी ट्रेडिशनल जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, उसको भी रखना है, हमें मॉडर्न भी होना है। तो उन्होंने डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, लिबर्टी जैसे मॉडर्न आइडियाज को भी अडेप्ट किया और अपने कल्चर को भी कंटिन्यू रखा, ट्रेडिशन को भी। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी स्वराज एम्फेसाइज सेल्फ रूल बेस्ड ऑन इंडियन विलेज सिस्टम्स। तो गांधी जी ने जो अपना स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था वो भी विलेज सिस्टम पे ही बेस्ड है, मींस विलेज पे भी ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा मॉडर्न हो जाना है, विलेज को छोड़ दो। लेकिन ये जो आइडिया था वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न थिंकर लाइक टॉलस्टॉय, ठीक है। तो ये बातें हैं कि मॉडर्न भी होना है और अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को भी साथ रखना है। फिर है नेशनलिज्म एज अ कोर प्रिंसिपल। तो इस टाइम का जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसमें नेशनलिज्म का थॉट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है, यहाँ पे तिलक जी जो थे, बाल गंगाधर तिलक, वो कहते हैं स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मुझे मिलना ही चाहिए।
बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, एडवोकेटेड मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। इन्होंने बोला नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है आप बैठ के बस अपनी आवाजें रख रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, नो, आपको हथियार उठाने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा, तभी नेशनलिज्म और हम अपने आप को मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग भी आएगी और हम अपने आप को इंडिपेंडेंट करवा पाएंगे। और इन्होंने ही आईएनए को भी स्टार्ट किया, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, आईएनए। तो इन्होंने अपनी ही एक पूरी आर्मी बना ली थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। फिर है फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म्स। इस टाइम के जो ज्यादातर मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं वो सोशल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अंबेडकर जी हैं, वो दलित राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं। वहीं राजा राम मोहन रॉय जी जो हैं वो विमेन एम्पावरमेंट, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, इस सब को खत्म करने के ऊपर बात करते हैं। तो ये है फोकस। फिर है इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेल्फ रिलायंस। इस टाइम के मॉडर्न जो थिंकर हुए हैं इंडिया के, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात करते हैं। लाइक गांधी जी ने बोला स्वदेशी को अपनाओ, बाहर के जो सामान है उसको पूरी तरीके से बॉयकॉट करो, अपना यहाँ खुद का मतलब वोकल फॉर लोकल काइंड ऑफ, कि आप अपने लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करो, लाइक खादी। फिर है नेहरू जी ने बोला कि भाई हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना है और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एकदम प्लान तरीके से अपनी इकोनॉमी को चलाना है, ठीक है, कि हम हर 5 ईयर में एक प्लान बनाएंगे और वो हर 5 ईयर तक हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर अगले 5 ईयर तक करेंगे, एक प्लान बनाएंगे, काइंड ऑफ मतलब प्लान्ड इकोनॉमी, जो कहीं ना कहीं यूएसएसआर से इंस्पायर्ड था, सोवियत यूनियन से। फिर उसके बाद है इंक्लूसिवनेस एंड सेक्युलरिज्म। इस टाइम के जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं वो इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, लाइक सभी को साथ लेके चलना, और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जितने भी रिलीजन है, चाहे फिर वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सभी को साथ रहना है, स्टेट को किसी को भी मतलब सपोर्ट या फेवरिज्म नहीं करना, स्टेट को न्यूट्रल रहना चाहिए, ये थॉट्स आते हैं। एम्फेसिस ऑन डेमोक्रेसी। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स ने डेमोक्रेसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। फॉर एग्जांपल नेहरू जी कहते थे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम होना चाहिए, भाई जहां अपना एक पार्लियामेंट हो। वहीं अंबेडकर जी भी अपना पूरा पूरा रोल यहाँ पे दिखाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, जब वो उनका मेन रोल रहता है, तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस थे जो हमारे थिंकर्स थे। नॉन वायलेंस एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। तो जो मॉडर्न थिंकर हुए हैं उसमें नॉन वायलेंस की भी बात आती है। लाइक गांधी जी कहते थे कि भाई हमें अहिंसा की फिलॉसफी को फॉलो करना है, मींस हमें अगर अपनी फ्रीडम चाहिए तो इस स्ट्रगल में हमें अहिंसा के तरीके से नॉन वायलेंट होकर ये सब करना है, वायलेंट नहीं होना। सो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से इंस्पायर होके बहुत ग्लोबल मूवमेंट्स और भी हुई जो गांधी जी को अपनी इंस्पिरेशंस मानते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द यूएस सिविल राइट मूवमेंट, और भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए जो गांधी जी के इस मतलब जो नॉन वायलेंट फिलॉसफी को फॉलो करते हैं और इससे इंस्पिरेशन लेते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। होता क्या है, जो थिंकर्स हैं उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करी है। लाइक पेरियार जो कि एक साउथ इंडियन एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके राइट्स के लिए ये लोग मतलब आवाज उठा रहे हैं, और अंबेडकर जो है वो भी दलित एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारे थॉट्स इस टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर है विजन ऑफ वेलफेयर स्टेट। कई थिंकर्स ने बोला है कि इस टाइम पे जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, मींस वो एजुकेशन, हेल्थ केयर और गरीब लोगों के अपलिफ्टमेंट के ऊपर पैसा लगाए, काम करे, लोगों का भला हो, ठीक है। फिर है स्पिरिचुअल एंड एथिकल पॉलिटिक्स। वहीं ऐसे भी लीडर हुए हैं जैसे गांधी जी हैं, उन्होंने बोला कि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो आप दिमाग से मत खेलो यार, उसको एक तरीके से वो एथिकली काम करो, जितने भी पॉलिटिकल काम है, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, स्पिरिचुअल रहो थोड़े से, ठीक है। So now our next question is describe the main characteristics of nationalism according to स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी ने नेशनलिज्म के बारे में क्या बताया है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर, बहुत बड़े मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, जिन्होंने इंडिया में ही नहीं बाहर के देशों में जाकर भी बहुत ज्यादा भाषण वगैरह दिया है और अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया है। सो इनके अकॉर्डिंग नेशनलिज्म क्या है वो आपको समझाना है। तो देखो, स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो विवेकानंद जी मानते थे कि जो हमारी स्पिरिचुअल हेरिटेज है इंडिया की, वही हमारे नेशनलिज्म का फाउंडेशन है। मींस हमारा आधार जो है हमारे नेशनलिज्म का, वो हमारी स्पिरिचुअल हेरिटेज है। जो इंडिया ने दुनिया को स्पिरिचुअलिटी की हेरिटेज दी है, वो फोकस करते हैं कि इंडियाज यूनिटी एंड स्ट्रेंथ कम फ्रॉम इट्स स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस। जो हमारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं उसी से हमें ताकत मिलती है। तो स्पिरिचुअलिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। देखो, स्वामी विवेकानंद जी हमारे कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। वो कहते हैं
कि हमें अपने एंशियंट कल्चर और अपनी हेरिटेज को भूलना नहीं चाहिए, हमें गर्व महसूस करना चाहिए, प्राइड महसूस करनी चाहिए और मॉडर्न चैलेंजेस को भी फेस करना चाहिए। और हमारी जो आइडेंटिटी है सभी की, वो कहीं ना कहीं उसकी जो जड़ें हैं वो हमारे इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी को अपने देश के लिए साथ रहना चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपको पता है इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस, रिलीजन, कस्टम्स फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, जो कि ये इंडिया की एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये विवेकानंद मानते थे कि आप सभी इंडियन, कितने भी डिफरेंस हो आप में, बट आप सभी एक इंडियन ही तो हो। आपके अंदर वो नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाओ एक सभी एक दूसरे से। एम्फेसिस ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस, विवेकानंद जी मानते थे कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो आपका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप अपने आप को इंफीरियर समझते हो ब्रिटिशर्स के आगे, कॉलोनियल रूल के आगे, वो नहीं होना चाहिए। आपके अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एक अगर कॉन्फिडेंट नेशन होगा वो ही अपनी आवाज उठा सकता है, जो डरेगा तो वो भाई क्या करेगा। सर्विस टू द नेशन, सेवा भाव के बारे में यहाँ पे विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें अपने देश के लिए सेवा करनी चाहिए, सर्व करना चाहिए अपने देश को, सोसाइटी को सर्व करना चाहिए। चाहे वो गरीबों का कुछ मतलब गरीबों की हेल्प करनी हो, मार्जिनलाइज्ड लोगों की हेल्प करनी हो, जो लोग बहुत ज़्यादा बेचारे पिछड़े हुए हैं, वही उनकी सेवा ही सच्चा मतलब आप समझ सकते हो देशभक्ति है, सच्ची पेट्रोटिज्म है। यूथ एज द पिलर ऑफ नेशनलिज्म, विवेकानंद जी मानते हैं जो हमारे देश का युवा है, जो हमारी यूथ है, वो ही हमारे नेशनलिज्म का सबसे मेन पिलर है, क्योंकि इन्हीं लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है आने वाले फ्यूचर के जो हमारा भारत होगा। तो विवेकानंद जी ने सभी यूथ यंगस्टर्स लोगों को बुलाया, बोला अपनी एनर्जी को यूज करो देश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ग्लोबल आउटलुक, विवेकानंद जी कहते थे कि हमारा जो नेशनलिज्म है वो बहुत नैरो या छोटा नहीं है, बल्कि हम यूनिवर्सली सभी को जोड़ना चाहते हैं कि हम पूरे दुनिया में पीस और हार्मनी का ये मैसेज पहुंचाएं, दुनिया में इंडिया को कोई जाने कि हाँ भाई कि ये लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। मॉरल एंड एथिकल लीडरशिप, विवेकानंद मानते हैं कि आपके जो लीडर होते हैं और जो सिटीजन्स होते हैं, दोनों को ही मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए, एथिकल रहना चाहिए। लाइक वो अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा रखें, डिसिप्लिन में रहें और अपनी ड्यूटी को फॉलो करें। ऐसा नहीं सिर्फ लीडर की ही ड्यूटी है, नो, एज अ सिटीजन आपकी भी बहुत ड्यूटीज होती हैं टुवर्ड्स योर नेशन, जो आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में ये बताते हैं। फिर है एजुकेशन एज द फाउंडेशन ऑफ नेशनलिज्म, यहां पे विवेकानंद मानते हैं कि हम सभी को जागना चाहिए, अवेक हो जाना चाहिए, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए और स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। और एक पढ़ा लिखा अगर कोई होगा तो वो ही आगे कुछ कर पाएगा, ठीक है। इसके आगे है इंक्लूसिव एंड यूनिवर्सल नेशनलिज्म। तो विवेकानंद नेशनलिज्म वाज इंक्लूसिव, एम्फसाइजिंग द यूनिटी ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मींस वो मानते हैं जो हमारी सोसाइटी है उसके सभी सेक्शंस के लोगों को हमें साथ लेके चलना चाहिए, उनकी कास्ट, क्रीड, रिलीजन कुछ भी हो। ही बिलीव्ड दैट इंडियाज मिशन वाज टू ब्रिंग स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट टू द वर्ल्ड। वो मानते हैं जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, वो दुनिया के आगे हमें लेकर जाना है, दुनिया को दिखाना है कि भाई इंडिया क्या चीज है, ठीक है। ग्लोबली कुछ इंडिया को लेके जाना है एक लेवल पे। So the next question is analyze the work done by Ram Mohan Roy या राजा राम मोहन रॉय on social reforms, support for women's freedom, rights and educational reforms and related to education। यानी कि राजा राम मोहन रॉय जी के क्या रिफॉर्म्स रहे हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो राजा राम मोहन रॉय जी वॉज अ विजनरी रिफॉर्मर और इन्होंने बहुत रिफॉर्म्स करे हैं भाई, आपने इनका नाम भी सुना होगा। जो भी उस टाइम की चैलेंज मतलब जो चैलेंजेस थे सोसाइटी में, कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी जो कि बहुत गलत थी, लाइक विमेन के स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने ज़्यादा फोकस अपना रखा था और उनकी एजुकेशन के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। सपोर्ट फॉर विमेन्स फ्रीडम एंड राइट्स, तो इन्होंने सबसे पहले एबोलिशन ऑफ सती के लिए काम करा 1829 में। हुआ क्या था, आखिर सती का मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सती was the practice where widows were forced to burn themselves alive on their husband's funeral pyre। यानी कि सती के अंदर क्या होता था, जो विधवा होती थी जिसका पति मर जाता था, उसको उसके पति की ही चिता के साथ में जला दिया जाता था, जिंदा वो भी। तो ये जो प्रथा है, ये जो सिस्टम है सती का, ये बहुत खराब था, बहुत ब्रूटल और बहुत इनह्यूमेन था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है,
व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया इसके मतलब इसको एंड करने के लिए? तो राजा राम मोहन रॉय स्पोक आउट अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस, वो इसके अगेंस्ट खड़े हुए, पब्लिक के सामने भी, कोर्ट के तरफ भी गए वो। ही यूज्ड एंशिएंट स्क्रिप्चर्स टू प्रूव दैट सती हैड नो रिलीजियस बेसिस, उन्होंने पुराने पुराने वेद शास्त्र सब कुछ उठा के दिखा दिए भाई कि हमारे कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा कि आप किसी को जिंदा जलाओ। और उनका रिजल्ट ये निकला कि हिज टायरलेस एफर्ट्स कन्विंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो उन्होंने बिल्कुल टायरलेस एफर्ट्स करे वो उससे ब्रिटिशर्स जो है वो कन्विंस हो गए। एंड अंडर द लॉर्ड विलियम बेंटिक सती वाज बैंड इन 1829, इनके एफर्ट से लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे जो है सती को बैन कर दिया गया। तो ये इनका रिफॉर्म पहला सबसे जो इंपॉर्टेंट सती वाला। फाइट फॉर विडो रीमैरिज, इसमें क्या है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? अब होता क्या था, जो विडोज होती हैं, जो विधवा होती हैं, आपने भी देखा होगा ना मूवीज वगैरह में, अक्सर उनको बंद कमरे में रखा जाता है, सफेद कपड़े में ही रखा जाता है और कोई उनको चांस नहीं देते, बहुत उनको पॉवर्टी में रखा जाता है, गरीबी में आइसोलेटेड लाइफ जीते हैं। वो मानते थे कि उनको रीमैरी का एक चांस मिलना चाहिए, दोबारा से शादी करने का एक चांस उनको देना चाहिए। सो व्हाट डिड ही डू? रॉय एडवोकेटेड फॉर विडो रीमैरिज, उन्होंने इस बात के लिए आवाज उठाई कि भाई विडोज की रीमैरिज के लिए मैं आवाज उठाऊंगा, और वो डिजर्व करती हैं लड़कियां यार, जो एक बार अगर उनका पति नहीं रहा तो वो एक दोबारा से वो शादी करें, ठीक है, रीमैरिज का राइट होना चाहिए। अपोजिशन टू चाइल्ड मैरिज एंड पोलीगैमी, तो यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय जी चाइल्ड मैरिज के भी अगेंस्ट थे कि आप यंग लड़कियों से शादी कर रहे हो, उनका बचपन छीन रहे हो उनसे, उनकी एजुकेशन उनसे छीन रहे हो, सो दिस इज नॉट गुड एट ऑल। पोलीगैमी यानी कि एक से ज्यादा वाइफ रखना, मल्टीपल शादियां करना भी गलत है, इससे आप जो है विमेन के साथ मिस ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये गलत है। पोलीगैमी में वो विश्वास नहीं रखते थे। फिर है प्रॉपर्टी राइट्स फॉर विमेन, वो मानते थे विमेन को भी प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए। अमूमन होता क्या है कि अगर के फादर मतलब किसी भी लड़के या लड़की मतलब लड़का या लड़की, दो भाई बहन हैं, उनके फादर की डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी लड़के को दी जाती है, तो ऐसा वो कहते थे गलत है, ठीक है। लड़कियों को भी प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए, जिससे उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस मिलेगी, जिससे वो अच्छे से जी पाएंगी अपने आगे की लाइफ को। फिर है रिफॉर्म्स रिलेटेड टू एजुकेशन। अब भाई इन्होंने एजुकेशन में क्या रिफॉर्म करे थे? एक तो ये कहते हैं जो हमारी ओल्ड जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसको छोड़कर थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा वेस्टर्न एजुकेशन पे भी इंडियंस को ध्यान देना चाहिए। साइंस, मैथ और लॉजिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने चाहिए। आप सिर्फ रिलीजन के ही सब्जेक्ट मत पढ़ो, थोड़ी साइंस और मैथ भी पढ़ लो, ऐसा ये मानते थे। व्हाट डिड ही डू? फिर इसके लिए इन्होंने क्या करा? इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करा, मॉडर्न सब्जेक्ट्स को प्रमोट करा। वो मानते थे कि इंडियंस अगर ये मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी ग्लोबली वो कॉम्पिटिट कर पाएंगे, वरना बहुत पिछड़ जाओगे भाई। फाउंडिंग हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज 1817 में इन्होंने फाउंड किया था, उसके फाउंडर हैं ये हिंदू कॉलेज वो है जो कोलकाता में है। एक दिल्ली का हिंदू कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहां से मैं पास आउट हूँ, ठीक है, लेकिन ये हिंदू कॉलेज वो है जिसे आज प्रेसिडेंसी कॉलेज, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी नाम से जाना जाता है। ये वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ये इंडिया के यूनिवर्सिटीज में जो इनिशियली बनाई गई थी उसमें से पहला है मॉडर्न इंडिया का, और इस तरीके से ये नजर आता है, ठीक है, ये उसका फोटो भी है। तो एजुकेशन के फील्ड में बहुत काम किया है। वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट? इस कॉलेज में भाई मॉडर्न एजुकेशन दी जाती थी, इंग्लिश और साइंस और ये सब पढ़ाया जाता था। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने गए, जो हमारा इंडिया का यूथ पढ़ने गया, उनको डेमोक्रेसी, लिबर्टी, रेशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब के बारे में भी पता चला, तो उनकी नॉलेज और इनहेंस हुई। सपोर्ट फॉर इंग्लिश एजुकेशन, वाई इंग्लिश? राजा राम मोहन रॉय जी मानते थे इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी मदर टंग में ही सब कुछ नहीं कर सकते, आपको इंटरनेशनली ग्लोबली कुछ करना है तो ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है। वहाँ आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल आइडियाज़ को अगर समझना है तो उसके लिए भाई इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश नहीं आती तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, ऐसा उनका मानना था। और इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? हिज एडवोकेसी इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दिया और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस खोले इंडिया में उस टाइम पे, इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से। फोकस ऑन फीमेल एजुकेशन, इसके लिए क्या है प्रॉब्लम? उनके टाइम पर मोस्टली गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना अलाउड नहीं था लड़कियों को, और अननेसेसरी माना जाता था यार लड़कियों का पढ़ना, कि यार लड़की है ना, पढ़ के क्या करेगी, क्या ही हो जाएगा पढ़ लेगी, तो ऐसी थिंकिंग थी सोसाइटी की। सो उन्होंने क्या किया? रॉय सपोर्टेड द आइडिया दैट एजुकेटिंग वीमेन वुड लेड टू बी अ बेटर सोसाइटी। वो कहते हैं अगर आप एक वीमेन को एजुकेट करोगे तो एक इससे अच्छी सोसाइटी बनती है। ही बिलीव्ड एन एजुकेटेड मदर वुड रेज बेटर सिटीजन्स, यानी कि अगर आपकी माँ पढ़ी लिखी है तो आप भी अच्छे से परवरिश मिलेगी, फिर आपकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है तो आपके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
अपनी फैमिली और अपने सोसाइटी और अपने देश सभी की प्रोग्रेस के लिए कि आप लड़कियों को पढ़ाओ। ब्रॉडर कंट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी, इन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था संबद कौमुदी, जिससे इन्होंने अवेयरनेस फैलाई, लोगों को सोशल इश्यूज के बारे में बताया, रिफॉर्म्स के बारे में बताया कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोगों ने न्यूज़पेपर के उसके द्वारा पढ़ा। रिलीजियस रिफॉर्म्स थ्रू ब्रह्मो समाज, अब इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, ब्रह्मो समाज सोसाइटी बनाई, ठीक है, 1828 में, जहां पे वो हिंदुइज्म के अंदर जो कुछ सुपरस्टिशंस थे, मल्टीपल देवी देवताओं की पूजा करना, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स अननेसेसरी जो ये मानते थे, उसको इन्होंने पूरे तरीके से अपोज करा। बोला कि यार ये सब रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है अपने हिंदुइज्म में। फिर है ही प्रीच्ड मोनोथीज्म, वो कहते थे कि एक गॉड में विश्वास रखो, आप हिंदू हो ना तो आप सिर्फ एक ही भगवान को मानो ना, आप राम को ही मान लो, आप मल्टीपल भगवानों को क्यों मान रहे हो, ऐसा इनका मानना था, ठीक है, ऐसा ही बताते हैं। फिर है इम्पैक्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉयज वर्क, क्या इम्पैक्ट हुआ, एक तो विमेन एम्पावरमेंट हुआ, उनके एफर्ट्स की वजह से कुछ विमेन राइट आए इंडिया में, सती जैसी जो बहुत ब्रूटल और हार्श और बहुत बेकार प्रथा थी उसको एबोलिश कर दिया गया, विडो रीमैरिज के बारे में डिस्कशन शुरू हो गई और एजुकेशन मिलने लगी लड़कियों को कुछ कुछ। फिर है मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन, तो रॉय जी ने यही बताया कि भाई हमें हमारी जो नई जनरेशन है अगर उसको कुछ बदलाव चाहिए, अगर हमें उन्हें वेल इन्फॉर्म्ड बनाना है तो बहुत ज़रूरी है वेस्टर्न एजुकेशन लो और इंग्लिश को पढ़ो, अगर आप नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। इंस्पायर्ड फ्यूचर रिफॉर्मर्स, इन्हीं से इंस्पिरेशन लेके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी अपने कामों को अंजाम दिया और सोशल रिफॉर्म्स में उन्होंने भी अपने एफर्ट्स दिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। महात्मा गांधी ने स्वराज के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया है अब वो आपसे पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं। महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज यानी कि सेल्फ रूल गोज बियॉन्ड द पॉलिटिकल डिमांड, ये सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड नहीं है कि आप खुद पे रूल करोगे, इसके कई एस्पेक्ट्स हैं, पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हर चीज से स्वराज चाहिए। भाई ये क्या है मैं बताता हूं। पॉलिटिकल स्वराज का मतलब सिंपल सा ये है, आप फॉरेन रूल से फ्रीडम, आप जो बाहर के जो रूलर्स हैं जो आ रखे हैं हमारे इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको आप भगाओ यहां से, मतलब उनसे बिल्कुल फ्रीडम मिल जाए, आपको इंडिपेंडेंस मिल जाए, कॉलोनियलिज्म बिल्कुल खत्म हो जाए और एक सेल्फ गवर्नेंस आए इंडिया के अंदर। ये इनका कोर था ये स्वराज के कॉन्सेप्ट का। और वो डिसेंट्रलाइजेशन पे विश्वास रखते हैं, यानी कि जहाँ पे जो है गांव के अंदर जो है पंचायत हो, जो अपने लेवल पे, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट हो, जो अपने एरिया के प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करे, ऐसा गांधी जी का मानना था। ग्रास रूट लेवल पर ये मतलब हमारी डेमोक्रेसी जाए और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो, ये चाहते थे जितने लोग मिलकर सभी डिसीजन लेंगे देश के सिटीजन्स तो वो ज्यादा बेटर है, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स के भरोसे मत रहो जो आपके नेता हैं। ये मानते थे कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए जहां पे सभी लोग पार्टिसिपेट करें। फिर है इकोनॉमिक स्वराज। इकोनॉमिक स्वराज का मतलब था, गांधी जी ये मानते थे कि हमें अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना है तो सबसे पहले ये जो यूरोपियन सामान है, फॉरेन जो सामान है, इसको पूरा बॉयकॉट करो, अपना जो लोकल सामान है इंडिया का, लाइक खादी कपड़ा है, ये सब चीजों को सपोर्ट करो, अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करो, जब भी आप इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बनोगे, वरना तो आप दूसरों पे ही रिलाई करते रहोगे लाइफ टाइम। और विलेज इकोनॉमी पे ये फोकस करते हैं, ये कहते हैं विलेज जो है हमारे इंडिया की बैकबोन है, विलेजेस की इकोनॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। फिर है अपोजिशन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो कहते हैं लार्ज स्केल का इंडस्ट्रियलाइजेशन गरीबों को और गरीब करता है, अमीरों को अमीर करता है, इनइक्वालिटी आती है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। और इसके अलावा छोटे छोटे स्मॉल स्केल की आप इंडस्ट्रीज बना सकते हो, इससे क्या है गरीब लोगों को भी फायदा होगा। सोशल स्वराज का मतलब था कि आपकी सोसाइटी ऐसी हो जहां कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो, कोई भी मतलब ऐसा भेदभाव ना हो। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, गांधी जी कहते हैं कि अपनी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और सभी को इक्वल समझो यार, किसी को भी ऐसे मत बोलो कि ये अनटचेबल है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, गांधी जी मानते थे सभी के बीच में वो हार्मनी, वो ब्रदरहुड की वो फीलिंग होनी चाहिए। हम जितने भी मल्टीपल लोग रिलीजन को फॉलो करने वाले, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं इंडिया में, हमें क्या करना है, सभी को साथ रखना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना है। फिर है स्पिरिचुअल स्वराज, गांधी जी मानते हैं कि यार आप जो है
ये अपने अंदर से भी जो अपने कुछ प्रॉब्लम्स है वो बाहर निकालो। हेट्रेड, किसी के लिए यार गलत फीलिंग मत रखो, हेट मत रखो। फियर, किसी से डरो मत। ग्रीड, कोई ऐसी लालच मत रखो। तो ये आपकी अपने अंदर की जो आत्मा है, जो सोल है, उसको भी फ्री करना है, तो ये काम करो। और सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करो, ठीक है। आप जो है सिंपल लाइफ जियो, एथिकल लाइफ जियो, ज्यादा लग्जरीज के पीछे मत भागो, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे मत भागो। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। गांधी जी मानते हैं प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो उसके लिए आप वायलेंस का रास्ता कभी मत अपनाना, मार धाड़ मारपीट मत करना। ट्रूथ यानी कि हमेशा सच बोलो। नॉन वायलेंस यानी कि मार धाड़ लड़ाई झगड़ा मत करो। बातों से, डायलॉग से मतलब कम्युनिकेट करो अपनी बातों को, डिस्कशंस करके उसको पीसफुली सॉल्व करो प्रॉब्लम को। एजुकेशनल स्वराज का मतलब था, गांधी जी एक नई तालीम नाम से कॉन्सेप्ट लेकर आए, जहां पर वो चाहते थे दुनिया में मतलब अपना एक नाम हो इंडिया का, तो उसके लिए बहुत जरूरी है एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचे, जिसके लिए उन्होंने स्कूल्स वगैरह भी खोले थे बहुत छोटी छोटी जगहों पर जाकर। और कुछ ऐसा भी उन्होंने बोला था कि हमारे एजुकेशनल करिकुलम के अंदर कुछ मोरल वैल्यूज भी पढ़ाई जानी चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए मोरालिटी को भी। फिर है स्किल डेवलपमेंट। गांधी जी मानते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है, प्रैक्टिकल स्किल्स भी होनी चाहिए। बस थ्योरी को रटना नहीं है, किताबें पढ़ ली, इससे आप एजुकेटेड नहीं होते। आपके अंदर वो स्किल्स भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। फिर है गांधीज विजन ऑफ स्वराज इन प्रैक्टिस। तो गांधी जी ने जो है गांधी एनविजन्ड विलेजेस एज सेल्फ रिलायंट। वो कहते हैं कि विलेज वाले किसी पे रिलाई नहीं करते यार, हम सेल्फ रिलायंट होते हैं, हम अपने काम खुद कर सकते हैं। ईच विलेज वुड प्रोड्यूस इट्स बेसिक नीड्स लोकली, यानी कि हर गांव अपनी बेसिक नीड्स को खुद प्रोड्यूस कर सकता है, किसी अर्बन सेंटर पे वो डिपेंड नहीं होता या दूसरे बाहर के देशों पर डिपेंड नहीं होता। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, यानी कि जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ जो अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके लिए गांधी जी ने आवाज उठाई। और इन्होंने जो दलित लोग होते थे ऐसी कैटेगरी में, उनके लिए एक वर्ड दिया जो कि है हरिजन, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरि के जन। आप इनको अनटचेबल कह रहे हो, ये तो हरिजन है, ऐसा उन्होंने बोला। और मॉरल लीडरशिप, इसका मतलब वो मानते थे जो आपका जो लीडर है सेल्फलेस होना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए काम करे, ना कि अपने पर्सनल गेन्स के लिए काम करे। गांधी जी का फेमस कोट है, स्वराज इज नॉट जस्ट अबाउट ड्राइविंग द ब्रिटिश अवे। स्वराज का मतलब सिर्फ ये नहीं है ब्रिटिशर्स को भगाना, बट अबाउट बिकमिंग फ्री आवरसेल्व्स, फ्री इन आवर कंडक्ट, फ्री इन आवर थॉट एंड फ्री इन आवर स्पिरिट। ये कोट लिख दोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आप जब वो आपका जो पेपर चेक होगा, आप कोट्स जरूर यूज किया करें अपने आंसर में। Based on Savarkar's theory of Hindutva, what is the definition of Hindutva and what are the main characteristics described by him? सावरकर जी जो हैं उन्होंने हिंदुत्व की क्या डेफिनेशन दी है और हिंदुत्व के मेन फीचर्स क्या होते हैं। तो ये है वीर सावरकर जी। जो कुछ लोग हैं इनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, अपना काम पढ़ाना है। सिलेबस में है तो अपन इनकी पूरी आइडियोलॉजी को समझेंगे अच्छे से, हिंदुत्व का मतलब क्या है, क्या इन्होंने बताया है, ठीक है। कुछ है यार उस थ्योरी में, उस आइडियोलॉजी में, जब भी तो आपको पढ़ाया जा रहा है ना इस सब्जेक्ट में। तो आइए देखो, समझो। आपने हिंदुत्व का मीनिंग क्या जोड़ रखा होगा मन में नाम सुनते ही कि ये तो बस हिंदुओं के लिए है, हिंदू धर्म के लोगों के लिए है, जो आज की डेट में हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, हिंदुत्व का ये जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं के लिए है। ऐसा नहीं है, हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सभी के लिए है, जो अपनी एक यूनिटी मानते हैं, एक ये आइडेंटिटी मानते हैं। एंशियंट इंडिया से लेकर जितनी भी अपनी सिविलाइजेशंस हुई हैं, जितना भी हमारा कल्चर रहा है इंडिया का, जो हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं, वो तो सेम ही रहे हैं ना। मतलब आप अगर जाओगे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो तो एक ही थे ना। सभी ने कभी ना कभी श्री कृष्ण, राम या शिव जी के आगे ही तो सर झुकाया होगा। ये तो बाद में जाके रिलीजन्स बने हैं, बहुत पहले अगर सनातन की बात करें तो सभी की आइडेंटिटी तो एक ही है, ऐसा ये मानते हैं, ऐसा इनकी थ्योरी कहती है कि अपने एंसेस्टर्स सभी सेम थे। ये बाद में धीरे धीरे रिलीजन आए तो कन्वर्ट होते गए लोग, और उसके बाद क्या हुआ, हम सभी आपस में लड़ने लगे। तो इन्होंने अपनी जो ये कॉन्सेप्ट है एक हिंदुत्व का, इनकी एक किताब है हिंदुत्व हु इज हिंदू, 1923 में ये आया, ठीक है, पब्लिश हुआ इनका वर्क। तो इस किताब के अंदर बेसिकली इन्होंने हिंदुत्व की अपनी आइडियोलॉजी को बताया है। सो लेट्स डिस्कस इसमें क्या है। फॉर सावरकर हिंदुत्व वेंट बियॉन्ड रिलीजन। उनके लिए हिंदुत्व का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रिलीजन, उनका मतलब था जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो हमारी हिस्टोरिकल और नेशनल आइडेंटिटी है एज हिंदू, ठीक है। हिंदू का मतलब यहां पे आप ये मत समझना जो आज की डेट में लोग सनातन धर्म फॉलो करते हैं। हिंदू उन सभी के लिए यूज हो रहा है यहां पे वर्ड जो इनकी एक कॉमन एक आइडेंटिटी है, जो इंडिया में बहुत पहले से रह रहे हैं। हम सभी हिंदू हैं देखा जाए तो।
उनका डेफिनेशन ये कहती है, हिंदुत्व इज द आइडेंटिटी ऑफ हिंदूज एज अ यूनिफाइड पीपल, यानी कि आप ज्योग्राफिकली, कल्चरली और सिविलाइजेशनल के अकॉर्डिंग आप देखोगे आप सभी हिंदू हो, ऐसा वो मानते हैं। क्योंकि आप सभी की एक पितृभूमि है, एक फादरलैंड है जहां पे आप रहते हो, ठीक है। आपकी एक कल्चरल यूनिटी है, आपकी कॉमन एंसेस्ट्री है, हम सबके एंसेस्टर्स कॉमन रहे हैं, हम सभी की सिविलाइजेशन एक ही रही है, हमारी संस्कृति एक ही रही है, तो इसलिए हम सभी हिंदू हैं, ऐसा वो मानते हैं। तो आगे इसके मेन फीचर्स समझाता हूं आपको मैं। ये सावरकर जी मानते हैं जो हमारी भारत की जमीन है, जो भारत की भूमि है, वो हमारी पितृभूमि है, बहुत पवित्र है हमारे लिए, और जो भी इसको अपना फादरलैंड मानते हैं वो सभी लोग हिंदुत्व का पार्ट हैं, ठीक है। और फिर वो कहते हैं दिस क्राइटेरियन एक्सक्लूड्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स हुज रिलीजियस लॉयल्टीज लाई आउटसाइड इंडिया। जो लोग अपने इंडिया से बाहर के जो देश हैं वहां पे उनकी रिलीजियस लॉयल्टी है, मींस जो लोग मुस्लिम हैं वो मक्का को ज़्यादा अपने लिए वो इम्पोर्टेंट समझते हैं, जो मक्का है, या फिर जो लोग क्रिश्चियन हैं वो जेरूसलम को ज़्यादा अपना वो समझते हैं, या जो जेविश लोग हैं वो जेरूसलम को ज़्यादा समझते हैं, अपना होली लैंड समझते हैं, तो वो लोग हिंदुत्व का पार्ट नहीं है। अब अपने आप समझ जाओ, उन्होंने यहाँ पे मुस्लिम वर्ड यूज नहीं किया, ना क्रिश्चियन वर्ड यूज किया, उन्होंने एक सीधी सी बात यहाँ पे लिख दी है, जो लोग अपनी पवित्र जमीन किसी और देश की जमीन के लोग, मतलब वहां पे उसको मानते हैं, चाहे वो मक्का है, चाहे वो मदीना है, चाहे वो जेरूसलम है, कुछ भी है, वो लोग हिंदुत्व का पार्ट नहीं है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। कॉमन एंसेस्ट्री, सावरकर जी कहते हैं हिंदुत्व इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ शेयर्ड एंसेस्ट्री अमंग हिंदूज। हम सभी हिंदूज के जो फोर फादर हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो सभी सेम हैं। हमारी हिस्टोरिकल जो लीनिएज है, जो हमारी रेशियल हिस्ट्री है, वो कॉमन है ना, हम सभी की नस्ल एक ही है, हम सभी के पूर्वज एक ही हैं, तो हम सभी हिंदू हैं, ऐसा वो मानते हैं, ठीक है। दिस कॉमन एंसेस्ट्री बाइंड्स हिंदूज इनटू अ यूनिफाइड आइडेंटिटी। इसी की वजह से हम सभी को एक रहना चाहिए। हम जातियों में क्यों बट रहे हैं, हम हिंदू हैं सारे, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। फिर है शेयर्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वो कहते हैं हमारी संस्कृति भी सेम है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो कल्चर रहा है इंडिया का, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, वो सेंचुरीज से लेकर हम सब फॉलो कर रहे हैं, और जो जो इसको फॉलो करता है वो हिंदुत्व का पार्ट है। आप संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते हो, आप हिंदू एपिक्स लाइक रामायण महाभारत को पढ़ते हो, आप जो है संस्कृति की चीजें पढ़ते हो, समझते हो, इंडियन संस्कृति को फॉलो करते हो, आप हिंदुत्व के पार्ट हो। फिर है नॉन रिलीजियस कॉन्सेप्ट। वो क्लियरली इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हिंदुत्व जो है वो हिंदुइज्म नहीं है, हिंदुत्व जो है वो नॉन रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, वो एक हिस्टोरिकल, एक आपका जो एक ट्रेडिशनल, एक कल्चरल जो आपकी आइडेंटिटी है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो हिंदुत्व इंक्लूड ऑल दोज, हिंदुत्व का वो सभी लोग पार्ट हैं हु आइडेंटिफाई विद द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। आप अगर अपने आप को इंडियन कल्चर का पार्ट मानते हो, जो आपके एंसेस्टर्स थे वो सेम है, ये बात आप मानते हो, तो बेशक आप आज की डेट में हिंदू या फिर मतलब सनातन को फॉलो करो या ना करो, लेकिन आप हिंदुत्व का पार्ट हैं अगर आप अपनी आइडेंटिटी मानते हो, जैसा सावरकर ने बताया है। पॉलिटिकल नेशनलिज्म, तो हिंदुत्व एक तरीके से क्या है, एक पॉलिटिकल नेशनलिज्म का पार्ट है। आप हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं को एक कर सकते हो पॉलिटिकली फायदा लेने के लिए, और आप अगर सभी हिंदू एक हो जाते हो तो हिंदू लोगों का ही डोमिनेशन होगा और सभी लोग मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, ऐसा वो मानते थे। अपोजिशन ऑफ कन्वर्जन, इसके अलावा सावरकर कहते हैं अगर हिंदुओं को इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे हिंदूज के ऊपर, हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है, और ये कन्वर्जन्स वगैरह रोकने चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू राष्ट्र, यहां पे सावरकर जी कहते हैं हमारा देश एक ऐसा देश हो जो हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू नेशन हो, जहां हिंदुत्व के प्रिंसिपल से रूल किया जाए, जो कल्चर है जो हमारा हिंदू मतलब हिंदू लोगों का वो चले यहां पे सिर्फ। और वो कहते हैं जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो सिख हो चाहे वो कोई भी हो, उन सभी को भी प्रॉपर इज्जत मिलेगी उतनी ही, लेकिन हिंदू कल्चर जो है वो डोमिनेंट रहेगा, ठीक है, हिंदुओं का कल्चर ज्यादा डोमिनेंट रहेगा, ऐसा वो कहते हैं।
कॉल फॉर यूनिटी अमंग हिंदूज, वो कहते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, अपने आप को इंटरनल डिविजन्स में मत बांटो, जाति पाति में, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजपूत हूं, नहीं, आप सभी हिंदू हो, और आप ये सेक्ट मत बनाओ अपने धर्म के अंदर, और हम सभी को हम जुड़े रहेंगे तो हम एक्सटर्नल थ्रेट्स वगैरह से नहीं डरेंगे कभी भी। फोकस ऑन रिवाइवल और हिंदू प्राइड, वो कहते हैं गर्व महसूस करो कि आप हिंदू हो, गर्व से कहो हिंदू हो, गर्व से कहो हिंदुत्व के कल्चर को फॉलो करते हो, और वो कहते हैं कि अपना ये जो अपनी आइडेंटिटी है ना, इसको रिक्लेम करो, जब भी आपको बाहर का बंदा कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। डिस्क्राइब इन डिटेल द व्यूज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर ऑन द स्टेट एंड डेमोक्रेसी, स्टेट एंड डेमोक्रेसी के ऊपर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला है, अब वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी और स्टेट पे अंबेडकर जी क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी को आप सभी जानते ही होंगे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो आखिर इनके क्या थॉट्स हैं, आइए समझते हैं। सो डॉक्टर बी आर अंबेडकर, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आप कह सकते हो मॉडर्न इंडिया के ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर आर्किटेक्ट रहे हैं, जिनका विजन था कि हमारा स्टेट और डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लाइक जहाँ जस्टिस हो, जहाँ इक्वालिटी हो, जहाँ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए गवर्नमेंट कुछ करती हो, बेसिकली ये इनका फोकस है, ठीक है। व्यू ऑन द स्टेट, स्टेट के ऊपर इनके क्या व्यूज हैं। सो अंबेडकर्स आइडियाज अबाउट द स्टेट वर सेंटर्ड ऑन इट्स रोल एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि वो मानते हैं एक स्टेट जो होता है वो सोशल जस्टिस का एक इंस्ट्रूमेंट है, मीन सोसाइटी में जस्टिस होना ये स्टेट का काम है, इक्वालिटी भी होनी चाहिए, एंड ही बिलीव दैट स्टेट मस्ट एक्टिवली इंटरवेन टू अपलिफ्ट द डिसएडवांटेज्ड एंड क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी। वो कहते हैं स्टेट को एक्टिवली इंटरवेन करना चाहिए, जो लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, उनके लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए। वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, जो सभी जो मतलब सिटीजन्स हैं उनके लिए राइट्स को मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करे, एजुकेशन दे, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, और एजुकेशन एक तो सभी को मिले, स्टेट का काम है, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज सभी को इक्वल मिले, ठीक है, और सिविल राइट्स सभी को मिले, ठीक है, वो चाहे राइट टू वोट हो या कुछ भी हो। और इसके अलावा प्रोटेक्टिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो अपनी सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, जो बेसिकली दलित जिनको कहा जाता है, उनके लिए गवर्नमेंट काम करे, उनको स्पेशल प्रोविजंस दे, लाइक रिजर्वेशन, उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिले, एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब्स वगैरह में, पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन मिले, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो पाए। और रूल ऑफ लॉ का मतलब है यहाँ पे सोसाइटी में सभी के लिए लॉ बराबर हो, फेयर एंड जस्ट सोसाइटी हो, यहाँ पे कोई अमीर हो, गरीब हो, कास्ट, रिलीजन, जेंडर कुछ भी हो, रूल सभी के लिए रूल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, वो कहते हैं स्टेट को न्यूट्रल रहना चाहिए, बिल्कुल रिलीजन और स्टेट का बिल्कुल कोई ऐसा नहीं होना चाहिए इंटरवेन करने वाला सीन, एकदम मतलब जो है रिलीजन के उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा तो जस्टिस नहीं होगा, वहाँ अनजस्टिस मतलब इनजस्टिस होगा। तो सोसाइटी के अंदर स्टेट को रिलीजन के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर, ये मानते हैं देखो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट तो जरूरी है ही, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स भी होनी चाहिए। फेडरलिज्म का मतलब यही है पावर को आप सेपरेट कर रहे हो, डिवाइड कर दे रहे हो, ठीक है, सभी में, तो ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सभी को यूनिटी की फीलिंग आएगी, है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही पावरफुल, लेकिन स्टेट्स को भी पावर दे दोगे तो उनको भी लगेगा ना हम भी डेमोक्रेसी का पार्ट हैं। अब डेमोक्रेसी पे इन्होंने क्या बोला है, वो क्या है कि वो सिर्फ मानते हैं डेमोक्रेसी के सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं। तो वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, डेमोक्रेसी के ऊपर अंबेडकर जी क्या कहते हैं। डेमोक्रेसी एज अ सोशल फिलॉसफी, तो अंबेडकर मानते हैं डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जहाँ पे आप जो है ये बिल्कुल इंश्योर करता है कि भाई सभी लोगों को राइट्स मिलेंगे, ह्यूमन राइट्स की भी पूरी एकदम रिस्पेक्ट होगी। तो डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है एक तो राइट्स वगैरह के लिए। और ट्रू डेमोक्रेसी, एक सच्ची डेमोक्रेसी वही है जहां सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी हो, जहां पर फ्रीडम मिले आपको, कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, जहां पे जस्टिस मिले आपको, वही एक सच्ची डेमोक्रेसी है। अगर ये तीन चीजें मिसिंग है तो वो डेमोक्रेसी किसी काम की ही नहीं है। इसके अलावा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में वो कहते हैं अंबेडकर सपोर्टेड अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मींस एक पार्लियामेंट प्रॉपर होना चाहिए जहां गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं वो बैठें, बातचीत करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें।
की प्रिंसिपल्स ही एम्फेसाइज्ड इंक्लूड्स, इसके अलावा वो कहते हैं सभी को वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, 18+ जितने भी लोग हैं, उनका कास्ट रिलीजन जेंडर कुछ भी हो, उनको वोटिंग राइट हो, और अकाउंटेबिलिटी हो भाई, लीडर्स जो हैं वो आंसरेबल हो, अपनी बातें जो भी वो काम करते हैं बातों से बताएं मीडिया के थ्रू या जनता जब पूछे, ट्रांसपेरेंट हो उनका काम, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, हर 5 साल बाद रेगुलरली इलेक्शंस हो, ठीक है। और सोशल डेमोक्रेसी में वो कहते हैं अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का भी कोई मतलब नहीं है। सोशल डेमोक्रेसी में वो बताते हैं कि एक तो लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट, सभी अपनी बातों को सोचें और बोलें, इक्वल ट्रीटमेंट मिले सभी को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सभी लोग एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें, ब्रदरहुड की फीलिंग हो, भाईचारा हो, तभी वो काम का है। वरना ये सोशल डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट्स नहीं कवर होंगे तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आप क्या करेंगे। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है अंबेडकर बिलीव दैट डेमोक्रेसी मस्ट एड्रेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, यानी कि जो लोग मतलब कोई अमीर है कोई गरीब है तो सोसाइटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, लैंड रिफॉर्म्स हो, गवर्नमेंट इन गरीब लोगों के लिए कुछ करे, कुछ इनको सब्सिडीज दे, कुछ कुछ इनके लिए पॉलिसीज लाए, और स्टेट इंटरवेन करे कि भाई एम्प्लॉयमेंट सभी को मिले, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स और एजुकेशन तो सभी को मिलना ही चाहिए, स्टेट को एक्टिवली इस पे काम करना चाहिए। एक्सप्लॉइटेशन पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, एक्सप्लॉइटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। और क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम, वो कहते हैं कास्ट सिस्टम बहुत गलत है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, एनिमी है हमारा। वो कहते हैं सोसाइटी अगर कास्ट में डिवाइड हो जाएगी, अनटचेबिलिटी होगी, तो वहाँ डेमोक्रेसी कभी आ ही नहीं पाएगी। तो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे अंबेडकर जी मानते हैं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्नर स्टोन है, एजुकेशन के बिना कुछ नहीं होता। सभी लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब भी पार्ट ले पाएंगे जब आप एजुकेट होगे, एजुकेशन बहुत ज़्यादा मस्ट है, होनी चाहिए। उनका एक स्लोगन है एजुकेट एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो ऑर्गेनाइज रहो, तभी आपकी सोसाइटी में चेंज आ सकता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अंबेडकर व्यू ऑन मतलब डेमोक्रेसी इन इन प्रैक्टिस, अब रियलिटी में इन्होंने जो जो सोचा है, व्यूज को आप रियलिटी में देखोगे तो आपको पता है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के लिए आवाज़ उठाई, इसके अलावा जो कास्ट रिलीजन जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके लिए आवाज़ उठाई, तो इसके अलावा उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसीज रखी, दलित्स के लिए SC ST का रिजर्वेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, इक्वालिटी है, ठीक है, और जस्टिस है, ये जो जो इन्होंने सोचा था ये सब है भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रैक्टिकली इन प्रैक्टिस भी है, रिजर्वेशन पॉलिसीज भी हैं, जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। वार्निंग अगेंस्ट हीरो वर्शिप, ये कहते हैं कि एक सच्ची डेमोक्रेसी अगर वही है जहां पे आप लीडर्स को अपना सर्वेंट समझते हो, हीरो समझोगे तो यार वो एक दिन क्या बनेगा, तानाशाह बन जाएगा। आप जैसे कि देखते हो ना वो आपका हिटलर था, डिक्टेटर बन जाता है वो। तो इसी तरीके से अगर आप भक्ति कर रहे हो रिलीजन में करो, अच्छी लगती है, किसी नेता की भक्ति मत करो यार, भक्ति सिर्फ भगवान की होनी चाहिए नेता की नहीं, ऐसा ये मानते थे। और अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये कहते हैं जितने भी आपके जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मतलब कुछ भी है, जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो अच्छे से काम करें, अपने पावर का मिसयूज ना करें। डिस्क्राइब इन डिटेल द व्यूज ऑफ जवाहरलाल नेहरू ऑन द स्टेट एंड डेमोक्रेसी, स्टेट एंड डेमोक्रेसी पे जवाहरलाल नेहरू जी के क्या व्यूज थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स थे, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्लेड अ पिवटल रोल इन शेपिंग मॉडर्न इंडिया। इन्होंने सेक्युलरिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करा है कि मीन्स जहाँ रिलीजन जो है, स्टेट को रिलीजियस मामलों में इंटरवेन नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, डेमोक्रेसी की बात करिए, और सोशलिस्ट स्टेट के ऊपर इन्होंने फोकस करा है, सोशलिज्म जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर की बात आ जाती है, ठीक है। तो ये इनका मेन फोकस था, फोकस एरियाज थे। नेहरूज व्यूज ऑन स्टेट, स्टेट के बारे में इनके व्यूज क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। अ डेमोक्रेटिक स्टेट, सबसे पहले नेहरू मानते हैं कि एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी होगी तो वो सबसे बेस्ट सिस्टम होता है, सभी की जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, सभी का अच्छे से सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा, तो डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही एम्फेसाइज दैट द स्टेट मस्ट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, वो कहते हैं जो स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट है, लोगों की जो इच्छा है वही रिप्रेजेंट होनी चाहिए, लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही स्टेट को काम करना चाहिए, जो लोग चाहते हैं वो उनको मिले।
सेक्युलरिज्म एंड द रोल ऑफ द स्टेट, वो कहते हैं सेक्युलरिज्म होना चाहिए, आप सेक्युलर रहो। वो कहते हैं स्टेट शुड मेंटेन न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रलिटी, स्टेट न्यूट्रल रहे, रिलीजियस मैटर्स पे ज़्यादा इंटरवेन ना करे, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स वो है, मतलब देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है। अकॉर्डिंग टू नेहरू, स्टेट शुड नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, स्टेट या गवर्नमेंट के अंदर कोई भी जो गवर्नमेंट है उसको किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा गलत बात हो जाती है। सोशलिस्ट ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेट, वो कहते हैं कि इंडिया को एज अ एक सोशलिस्ट स्टेट वो बनाना चाहते हैं जहां सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कम हो, इनक्वालिटी कम हो, अमीर गरीब लोग कम हो, सभी लगभग इक्वल इक्वल रहें, ठीक है, कोई एकदम गरीब में मतलब गरीबी में ना जाए। तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स के लिए काम करा था, जिससे कि वो जो पहले फ्यूडलिज्म होता था, आपको याद हो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, वो इतना तंग करते थे गरीब किसानों को, वो चीज़ें इन्होंने एंड करवाई। इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करा, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मजदूर चाहिए होंगे इंडस्ट्रीज में, और वेलफेयर स्कीम्स इन्होंने चलाई ताकि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका अपलिफ्टमेंट हो पाए। और सेंट्रलाइज प्लानिंग के ऊपर इन्होंने फोकस करा, जो कि हम पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, 5 ईयर प्लान्स वगैरह इन्होंने बनाए आगे के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि इंडिया का अच्छे से हो पाए। और इसके अलावा ही इंट्रोड्यूस द प्लानिंग कमीशन, उन्होंने प्लानिंग कमीशन भी बनाया अपने टाइम पे, ताकि प्लान्ड इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट कर पाए, जो उनका मिशन था कि अपना इंडिया हर 5-5 साल में एक ऐसा प्लान बनाएगा जिससे अपनी इकोनॉमी अच्छे से हम ग्रो करेंगे, ठीक है। और वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल रोल, तो नेहरू जी के लिए स्टेट was not an administrative entity but also a vehicle for achieving social justice and economic growth। वो कहते हैं स्टेट का काम बस एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं है, स्टेट का काम सोशल जस्टिस करना, सोसाइटी में सभी जस्टिस सभी को मिले और भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो हमारे देश की, तो ये इनका बेसिकली मानना था। तो स्टेट बस एडमिनिस्ट्रेशन चलाने तक ही नहीं है लिमिटेड। उन्होंने फोकस करा एजुकेशन सभी को मिले, हेल्थ केयर अच्छा सभी को मिले, सभी को घर मिले, एजुकेशन, और इसके अलावा पॉवर्टी, गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इनक्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इन्होंने सपोर्ट करा। साथ साथ एग्रीकल्चर के ऊपर भी इनका फोकस था, ऐसा नहीं है बस इंडस्ट्रीज पे था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी हो, इसके लिए भी इन्होंने स्टेप्स लिए। नेहरू व्यूज ऑन डेमोक्रेसी, अब नेहरू जो है डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में विश्वास रखते हैं, मींस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ पे आपके जितने भी इलेक्टेड लोग हैं वो बैठेंगे, लाइक जैसे लोकसभा होता है, राज्यसभा होती है हमारी, वहाँ सभी लोग बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तो वो मानते हैं कि ये बहुत बेटर है कि आप एक दूसरे पे क्वेश्चन कर पाओगे, ये सबसे हेल्दी डेमोक्रेसी का एक तरीका है कि आपके साथ सभी लोग बैठे हैं और आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हो। फिर मल्टी पार्टी सिस्टम को वो सपोर्ट करते थे, वो कहते हैं कि देश में अगर मल्टीपल पार्टी होंगी तो अलग अलग आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगे, अलग अलग आइडियाज़ सुनने को मिलेंगे, ये सबसे बढ़िया चीज़ है इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना, मतलब पॉलिटिकल उस पर, तो बहुत अच्छा है अगर मल्टीपल पार्टी होती हैं। सोशल डेमोक्रेसी, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स खेलना नहीं है, सोशल कुछ वेलफेयर भी करना चाहिए, सोशल जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको भी एड्रेस करना चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पूरा ख़त्म हो, और इसके अलावा अनटचेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसको पूरा मतलब पूरी तरीके से ख़त्म करना। ये 2-3 चीज़ें हैं जो वो ख़त्म करना चाहते थे, ठीक है, ये इनके लिए सोशल डेमोक्रेसी का मतलब था। फिर है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वो कहते हैं कि भाई अगर आप कोई भी डेमोक्रेसी ले लो, अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं मिलेगी सभी को तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है डेमोक्रेसी का। उनका फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, लैंड रिफॉर्म्स पर, और पॉवर्टी एलिवेशन मींस गरीबी को खत्म करना। इसी से पता चलता है वो कितने कमिटेड थे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए, जो ये गरीबी अमीरी का जो वो था उसको वो बहुत कम करना चाहते थे, ठीक है। सेक्युलरिज्म एंड टॉलरेंस, नेहरू जी का मानना था कि एक अच्छी डेमोक्रेसी वही है जहाँ सेक्युलरिज्म होता है, जहाँ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी होती है, जैसे इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। टॉलरेंस हो, वहाँ के लोगों के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखो, वही सबसे बेस्ट फॉर्म है डेमोक्रेसी का अकॉर्डिंग टू नेहरू। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट्स, आप अपनी बातों को बोल पाओ, रख पाओ, यही अच्छी डेमोक्रेसी के लिए बहुत एसेंशियल है, जरूरी है। ओपन डिबेट्स होनी चाहिए, क्रिटिसाइज करो गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है तो, इसी से डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। आप अगर ये सब नहीं करोगे तो डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी। और रोल ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, वो कहते हैं एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल है भाई डेमोक्रेसी का, तो यार एजुकेशन नहीं है तो डेमोक्रेसी किस काम की। अगर एजुकेटेड सिटीजन्स होंगे तो वो आर्ग्यू कर पाएंगे, बातें रख पाएंगे, डिसीजन मेकिंग में वो अपना रोल मतलब प्रॉपरली वो ले पाएंगे, और इन्फॉर्म रहेंगे, एक्टिव रहेंगे यार, अवेयर रहेंगे, तो स्टडी बहुत ज़रूरी है।
इंटरनेशनलिज्म इन डेमोक्रेसी, वो कहते हैं हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज आइडिया सिर्फ इंडिया तक नहीं, हमें ग्लोबली इसको लेके जाना है, जिसके लिए उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट भी चलाया था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, उसमें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर थे। तो ये भी है कि इनके थॉट्स सिर्फ इंडिया तक नहीं रहे हैं, इन्होंने ग्लोबल लेवल पर जाकर वो काम किया था। ठीक है, Now the next question is explain in detail the work done by ताराबाई शिंदे for women rights। ताराबाई शिंदे ने विमेन राइट्स के लिए क्या क्या काम किए थे वो आपको बताना है। तो ये एक फेमिनिस्ट थी जो कि सोशल रिफॉर्मर भी थी 19th सेंचुरी में। ठीक है, ये मेनली एक्टिव थी और ये जानी जाती हैं विमेन राइट्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए और पेट्रियार्कल नॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए इनको जाना जाता है। सो उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका ऐसे है जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना, जो कि एक कंपैरिजन किया है इन्होंने, जो पब्लिश हुआ था 1882 में, जो कि सबसे अर्लीस्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक माना जाता है इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, कि ये भाई बहुत शुरुआती फेमिनिस्ट थी इंडिया की। और ताराबाई 19th सेंचुरी में जी रही थी, जो ऐसी सोसाइटी थी उस टाइम पे जहाँ विमेन लोगों को ज़्यादा एक्सेस नहीं था एजुकेशन का, चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा हो रही थी, विडो री मैरिज नहीं होती थी, यानी कि विमेन का जो स्टेटस था वो बहुत ख़राब था। शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिफॉर्मिस्ट एटमोसफेयर क्रिएटेड बाय सोशल रिफॉर्मर्स। ये किनसे इन्फ्लुएंस थी? ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले से ये इन्फ्लुएंस थी, उनसे इन्होंने इंस्पिरेशन लेके अपने लिए जो भी है मतलब बाकी जो विमेन है उनके लिए काम किया। मेजर कंट्रीब्यूशन टू विमेन राइट, अब इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या रहा है आइए समझते हैं। पब्लिकेशन ऑफ स्त्री पुरुष तुलना, अब इन्होंने जो ये ऐसे लिखा था वो चैलेंज करता है सोसाइटी के अंदर जो कुछ सोशल कल्चरल रिलीजियस नॉर्म्स हैं जो विमेन के लिए बहुत खतरनाक हैं, खराब है, लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, इसको पूरी तरीके से अपोज करता है इनका ऐसे। सो व्हाट व्हाई डिड शी राइट इट, क्यों उन्होंने ये ऐसे लिखा? क्योंकि वो देखती है सोसाइटी में डबल स्टैंडर्ड है। जितनी भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आप विमेन को ब्लेम करते हो। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, कहते हो यार ये तो प्रोस्टिट्यूशन में घुसी हुई है, प्रोस्टिट्यूट है, ये गलत है। ये नहीं देखोगे कि मेल कितने गलत है, ऐसा ये कहती हैं कि मेल की कोई भी प्रॉब्लम मतलब कोई समझता, मतलब विमेन की प्रॉब्लम कोई समझता नहीं है, उसको हर प्रॉब्लम के लिए ब्लेम किया जाता है। मेल चाहे कुछ भी गलतियां करे उसको कोई नहीं कुछ कहता। थीम्स इन स्त्री पुरुष तुलना, इनके ऐसे में क्या क्या मेनली बातें दी गई हैं? एक तो क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्की, पेट्रियार्की मींस जहाँ पे मेल्स का ज़्यादा डोमिनेंस होता है सोसाइटी में उसको पेट्रियार्की कहते हैं। उसको ये पूरी तरीके से उसका क्रिटिसिज्म इन्होंने लिखा है उस पर कि भाई ह्यूमन मतलब ह्यूमन सेम ही होते हैं यार, आप ये सिर्फ लड़के लड़के इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करोगे विमेन का तो ये बहुत गलत है ना, कि भाई एक तो आप एक्सप्लॉयटेशन भी आप ही कर रहे हो, फिर दूसरा सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम के लिए भी उन्हीं को ही ब्लेम कर रहे हो विमेन को, ही गलत है। कॉल फॉर जेंडर इक्वालिटी, वो कहती हैं कि हम सभी सेम हैं, हम सभी को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, आप मेल हो या फीमेल हो, ये इनके ऐसे में है। फिर है कंडेमनेशन ऑफ रिलीजियस हिपोक्रेसी, वो कहते हैं जो लोग कह रहे हैं कि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में ऐसा लिखा है कि सती होनी चाहिए या विमेन को पढ़ने मत दो, वो गलत है। वो कहती हैं कि ये आप गलत है, रिलीजन का नाम मत यूज करो, रिलीजन के नाम पे आप जस्टिफाई मत करो कि ऑपरेशन करना विमेन का अच्छी बात है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एडवोकेसी फॉर विमेन एजुकेशन, वो कहती हैं लड़कियां पढ़ेंगी तो बहुत ज़रूरी है, वो अपने मायके और अपने ससुराल दोनों को एजुकेट करेंगी, दो फैमिलियां एजुकेट होती हैं एक लड़की के पढ़ने से, एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसका बच्चा भी पढ़ा लिखा होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं खासकर जो बैकवर्ड पुअर लोगों की लड़कियां हैं उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए। क्रिटिक ऑफ विडो ऑपरेशन, वो कहती हैं कि जो विधवा होती है उनके साथ जो जिस तरीके से बिहेवियर होता है, जो उनको बंद कमरे में रखना, एकदम सिंपल सोबर रखना और बेसिक राइट्स भी ना देना, वो बहुत गलत है। तो वो कहती हैं कि विडोज भी डिजर्व करती हैं सेम अपॉर्चुनिटीज़ और उनको रीमैरिज का राइट होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये आवाज़ उठाती हैं। कॉल फॉर सोशल रिफॉर्म्स, वो कहती हैं जो हमारी सती प्रैक्टिस है, चाइल्ड मैरिज है, डोवरी है, दहेज लेना, ये सब बहुत गलत है, हार्मफुल है। ताराबाई कहती हैं कि ये कुछ मैरिज के कस्टम्स जो हैं वो भी, उसमें भी रिफॉर्म्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहती हैं कि विमेन को राइट होना चाहिए वो अपना पार्टनर चूज़ करे, ना कि आप ऐसे ही अरेंज मैरिज करा के किसी से भी शादी करा दो जिसको वो जानती तक ना हो। तो वो कहती हैं कि आपको खुद राइट होना चाहिए आपको किससे शादी करनी है। की मैसेजेस इन ताराबाई शिंदेस फेमिनिज्म, अब इनके मेन जो की मैसेजेस हैं वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले है इक्वालिटी,
ये आपको समझ आ गया होगा कि वो कहती हैं मेल फीमेल सब इक्वल है, डिस्क्रिमिनेशन मत करो। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। नेचुरल, ठीक है, वो नेचुरल तो वो कोई नहीं देखता डिफरेंस, लेकिन सोसाइटी में वैसा डिफरेंस बना रखा है, हाँ लड़के ही अच्छे हैं लड़कियां तो खराब हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये ट्रीटमेंट इक्वल मिलना चाहिए। क्रिटिक ऑफ पैट्रियार्कल मोरालिटी, वो कहती हैं कि पैट्रियार्की नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, इक्वालिटी होनी चाहिए। कि क्यों लड़कों को गलत काम करके भी माफ कर दिया जाता है, वहीं उसी काम के लिए जो एक विमेन है उसको पनिशमेंट मिलती है। सो दिस इज नॉट गुड। ओके, विमेन एज इंडिपेंडेंट थिंकर, वो कहती हैं अगर आप विमेन को पढ़ने दोगे तो वो केपेबल हैं, कुछ भी कर सकती हैं इंडिपेंडेंटली, वो डिसीजन मेकिंग का काम कर सकती हैं। आप ये मत समझो विमेन लोग सिर्फ डोमेस्टिक स्पेयर तक हैं, उनको आप अपॉर्चुनिटी दो वो बहुत कुछ कर सकती हैं, ठीक है, ऐसा उनका मानना था। रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस जस्टिफिकेशन, वो कहती है जो आपके वेद हैं, धर्म है, शास्त्र हैं, वो कहीं भी ऐसा नहीं कहते विमेन लोगों के साथ गलत करो, तो आपने क्यों सोसाइटी में ऐसा कह रखा है कि हम तो रिलीजन के अकॉर्डिंग ये सब कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं रिलीजन के नाम पे विमेन लोगों को तंग करना जस्टिफाई मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चैलेंजेस फेस्ड बाय ताराबाई शिंदे, अब इन्होंने क्या चैलेंजेस फेस करे, देखो भाई जिस टाइम की ये थी उस टाइम पे सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव थी, तो इन लोगों ने पसंद नहीं करा इसके थॉट्स को। उनका जो ऐसे था वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, स्त्री पुरुष तुलना की, यार ये क्या क्या बोले जा रही है अनाप शनाप, और उनके आइडियाज ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाए, उनकी बातों को दबाया गया, उनको साइलेंस कर दिया गया, पब्लिक ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया जो भी उनके आइडियाज़ थे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। पसंद आई है चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक दें अपना कमेंट बॉक्स में, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।